प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्कार। मेरे ब्लॉग मुकेश हिंदी स्टेटस एंड स्टोरेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए पेश है मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी अग्नि समाधि। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु प्रयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भांग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में यह आनंद कहाँ। किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है, एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं। भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धतूरी में यह स्वर्ग सुख कहाँ। चिलम भरना प्रयाग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी। प्रयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से बेहवल हो जाता था। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मन रात के 10-11 बज जाने पर उसे बुलाने आती, तो प्रयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता। विशेषता जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भार था। गांव की चौकीदारी उसकी मीरास थी। 2 रुपये और कुछ आने का वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहाँ अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। प्रयाग रक्त की घूंट पी पी कर ये काम करता, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपये कुछ आने कम ना थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रौब था। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ, वह प्रयाग की जेब खर्च की मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले यह दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मणी लकड़ियां तोड़ कर बाजार ले जाती थी। प्रयाग कभी आरा चलाता था, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आए उसमें जुट जाता था। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी, निर्द्वंद आदमी था, और ऐसा आदमी कभी मूर्ख भूखों नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं न करता था। किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर दौड़ा। इसीलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। दोनों जून की तो बात ही क्या, जब महतो को यह सिद्धि न प्राप्त थी, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधाती थी, तो प्रयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह न था। परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मणी भी अब किसी कारण से उसकी पतिपरायण, उतनी सेवाशील, उतनी तत्पर न थी। नहीं उतनी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतः प्रयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की
चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भागवत जन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए। एक दिन रुक्मणी बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो प्रयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगा आऊं। रुक्मणी ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो क्यों नहीं करते काम? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाकर चिलम भरो। प्रयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इसी तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा तब रोएगी। रुक्मणी अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो। अब भी छाती फाड़ती हूँ तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यही फैसला है? हाँ हाँ, कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। गहने बनवाने के पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो जवाब देती है। रुक्मणी तिन कर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी न बनवाया, यहाँ इतना भी नहीं देखा जाता। प्रयाग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए तब रुक्मणी ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा कि मुझे मनाने आएगी। मेरी बला जाती है। जब दूसरे दिन भी प्रयाग न आया तो रुक्मणी को चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी भी डाल पर न मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें न लगी। शंका हो रही थी, प्रयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था। रुक्मणी थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि प्रयाग आता हुआ दिखाई दिया। वह अकेला न था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मणी का कलेजा धक से हो गया। एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही, तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मणी ने प्रयाग से पूछा, इसे कहाँ से लाए? प्रयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी, पड़ी रहेगी, मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया है। प्रयाग ने तेजी चितवनों से देख कर कहा, धुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूँ। नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है। चल, मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे न मिले वही पुरानी है। ला कुछ पैसा हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मणी ने पूरा रुपया लाकर प्रयाग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी। प्रयाग में चाहे कोई और गुण हो या ना हो, यह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मणी अपनी सारी चौकड़ियाँ भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियाँ तोड़कर, कभी चारा काट कर, कभी उपले पात कर बाजार ले जाती। वहाँ जो कुछ मिलता उसका आधा तो प्रयाग के हत्थे चढ़ा देती, आधों में घर का काम चलता। वह सौत को कोई काम न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या,
तो अभी कल की बहुरिया 2-4 महीने भी आराम से ना रहेगी तो क्या याद करेगी। मैं तो काम करने को ही हूँ। गांव भर में रुक्मणी के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी ग्राहक प्रयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मणी ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है। भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूँ ही। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़ कर सिलिया हो गया। जब वक्त सिलिया ने कुछ जवाब ना दिया, लेकिन वह लौंडियों की दशा अब उसके लिए असह्य हो गई। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। रुक्मणी बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है। अब सिलिया भी मजबूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। प्रयाग पैसों का यार है, यह बात उससे अब छिपी न थी। जब रुक्मणी चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ बनिए सभी थे। सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गईं। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू किया भगत कौन न करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। प्रयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज़ सुनी तो रुक्मणी से बोला, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मणी बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा है? किसका अनाज पीस रही है? सिलिया ने निशंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमा घुमा भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो। बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए। मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तुम अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूं है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी। सिलिया ने रुक्मणी के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों ना देंगे? कुछ बेकार करती हूँ। तू न मानेगी, तुम्हारी लौंडी बनकर ना रहूंगी। यह तकरार सुनकर प्रयाग भी आ पहुंचा और रुक्मणी से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया बोली उठी। तो क्या कोई बैठे बैठे खिलाता है? चौका बर्तन झाड़ू बहारू, रोटी पानी, पीसना कूटना यह कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में गट्टे पड़ गए थे। मुझसे अब सारा काम ना होगा। प्रयाग ने कहा, तो तू ही बाजार जाकर घर का काम रहने दे।
रुक्मणी कर लेगी। रुक्मणी ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती। 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा। सिलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा, क्या कोई ऐब करने जाती हूँ। सिलिया की डिग्री हो गई आधिपत्य रुक्मणी के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई, जवान औरत थी। गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए। गट्ठा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मणी ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूंगी, फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुल गईं। प्रयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मैसर न हुई। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले। 12 आने मिले थे, सब खर्च कर डाले, कुछ बचे हो तो मुझे दे दे। सिलिया ने बचे 4 आने पैसे उसे दे दिए। प्रयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया। रुक्मणी तो 2-4 पैसे मैं ही टहला देती थी। मुझे गाड़ कर रखना थोड़ी है। पैसे खाने पीने के लिए हैं, गाड़ने के लिए नहीं। अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मणी घर का काम करेगी। रुक्मणी और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया प्रयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। पहर रात ही से उसकी चक्की की आवाज़ कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सस्ता कर बाजार की राह लेती। वहाँ से लौटकर भी वह बेकार न बैठती। कभी सन काटती, कभी लकड़ियाँ तोड़ती। रुक्मणी उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाती और गांव में बेचती। प्रयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकार देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती थी। पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलते थे। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा, नहा कर बाजार जाऊंगी। वह घास द्वार पर ही रखा हुआ तालाब में नहाने चली गई। रुक्मणी ने थोड़ी सी घास निकाल कर पड़ोसियों के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहा कर लौटी तो घास का मालूम हुई। रुक्मणी से पूछा। उसने कहा, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियाँ देनी शुरू की। जिसने मेरी घास छुई हो उसकी देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं। रुक्मणी कुछ देर तक तो मुंह जप्त किए बैठी रही। आंखें खून में उबाल आ ही गया। ढल्ला कर उठी और सिलिया को 2-3 तमाचे लगा दिए। सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया।
सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। वह सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती है, इतनी सवेरे क्यों उठती है, इतने पैसे क्यों लाती है। इन कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। सब उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला। इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है। घास न हुई सोना हुआ। तुझे तो सोचना चाहिए कि अगर किसी ने ले लिया तो है गांव घर का ही, बाहर का कोई चोर तो आया नहीं। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी, पड़ोसियों ही को। तो संयोग से उस दिन प्रयाग थाने गया हुआ था। शाम को थका बांधा लौटा तो सिलिया से बोला, अल्लाह कुछ पैसे दे दे तो दम लगा हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ। सिलिया से देखते ही हाय हाय करके रोने लगी। प्रयाग ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, क्यों रोती है। सिलिया, गमी तो नहीं हो गई, नैहर से कोई आदमी तो नहीं आया। अब इस घर में मेरा रहना ना होगा, अपने घर जाऊंगी। अरे कुछ मुँह से तो बोल, हुआ क्या। गांव में किसी ने गाली दी है। किसने गाली दी है, घर फूंक दूं, उसका चालान करवा दूं। सिलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई। प्रयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी। जल्लाया हुआ था। वह कथा सुनी तो देह में आग लग गई। लुकमान पानी भरने गई थी। वह अभी घड़ा भी न रखने पाई थी कि प्रयाग उस पर टूट पड़ा। मारते मारते बेदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और प्रयाग हर गाली पर और जल्ला कर मारता था। यहाँ तक कि रुक्मिणी के घुटने फूट गए, चूड़ियाँ टूट गईं। सिलिया बीच बीच में कहती जाती थी कि वाह रे तेरा दीदा, वाह रे तेरी जवान, ऐसी तो औरत ही नहीं देखी। औरत काहे को डायन है, जरा भी मुँह में लगाया नहीं। किंतु रुक्मिणी उसकी बातों को मानो सुनते ही न थे। उसकी सारी शक्ति प्रयाग को कोसने में लगी हुई थी। प्रयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिणी की जवान न थकी। बस यही रट लगी हुई थी कि तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। प्रयाग रह रह क्रोध से तिलमिला उठता और आकर 2-4 लातें जमा देता। पर रुक्मिणी को अब शायद चोट ही न लगती थी। वह जगह से हिलती भी न थी। सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्माद प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मिणी उठकर एक ओर निकल गई, जैसे आंखों से आंसू की धार निकल जाती है। सिलिया भोजन बना रही थी। उसने उसे जाते देखा भी, पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर प्रयाग बैठा चिलम पी रहा था। उसने भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने तक प्रयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही में वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ कर एक मड़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग, चिलम और तम्बाकू चरस लिए हुए इसी मड़ैया में जाकर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। 2-4 दिनों में कटाई शुरू होने वाली थी। प्रयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मिणी की राह देखी।
फिर यह समझकर कि शायद किसी पड़ोसियों की हंस हो रही होगी, उसने खा पी कर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुकमन आए तो खोल देना और मना जुना कर थोड़ा बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे न जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था, कभी बुढ़ास न मरी हो तो कल आफत आ जाए। सिलिया बोली, न जाने वह आएगी कि नहीं, मैं अकेली कैसे रहूँगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा, सूना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो डर किस बात का, फिर रुक्मणी तो आती ही होगी। सिलिया ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। प्रयाग हार की ओर चला। चरस की तरंग में भजन गाता जाता था। ठगनी क्या नैना झमकावे, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा, पांच तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा, रूपा पाहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर रझावे, गले डाल तुलसी की माला, तीन लोक भरवावे। ठगनी सहसा सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हाल में किसी ने आग जलाई। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहाँ? अरे यह कौन आग जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय जिह्वा से उत्तर दिया। अब प्रयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मड़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी। मड़ैया के चारों ओर एक हाथ हट कर पकी हुई फसल की चादर सी बिछी हुई थी। रात में उसका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के हार भी थे, वे भी जल उठेंगे। ओह, लपटें बढ़ती जा रही थी। अब विलम्ब करने का समय न था। प्रयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पर दिया और कंधों पर लोहबंद लाठी रखकर बेतहाशा मड़ैया की तरफ दौड़ा। मेड़ों से जाने में चक्कर था, इसलिए वह खेतों में से होकर भागा जा रहा था। प्रति क्षण ज्वाला प्रचंडतर होती जाती थी और प्रयाग के पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा ना सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था कि पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं। उसकी आंखें मड़ैया पर लगी हुई थीं। दाहिने बाएं से और कुछ न सूझता था। इसी एकाग्रता में उसने पैरों में पैर लगा दिए थे। न दम फूलता था, न पांव थकते थे। 3-4 फर्लांग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मड़ैया के पास जा पहुंचा। मड़ैया के आसपास कोई न था। किसने यह कर्म किया, यह सोचने का मौका न था। उसने खोजने की तो बात और ही थी। प्रयाग का संदेह रुक्मन पर हुआ, पर यह क्रोध का समय न था। ज्वाला कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती, धक्कम धक्का करती, कभी दाहिनी ओर लपकती और कभी बाईं तरफ।
बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची। मानो ज्वालाएं आगे पूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दूनी वेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे? लाठी से पीट कर बुझाने का गौना था। वह तो निर्मुक्ता ही थी। फिर क्या? फसल जली तो फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज़्यादा नहीं सोचा। गंवारों को सोचना नहीं आता। प्रयाग ने लाठी संभाली और जोश से एक छलांग मारकर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मड़ैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा कि मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थीं, पर उसे इसका ज्ञान तक न होता। एक बार एक मुट्ठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा। सारा हाथ बन गया, पर उसके पांव पल भर भी नहीं रुके। हाथों में जरा भी हिचक न हुई। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। प्रयाग की ओर अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मड़ैया का वह केंद्र भाग जहाँ लाठी का कुंदा डालकर प्रयाग ने उसे उठाया था न जल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्निशमन में मगन कर देगी। प्रयाग यह जानता था कि हवा की चाल से उड़ा चला जाता था। 4 फरलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए प्रयाग के सर पर खेल रही है और गांव की फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे को फिर गया और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु वेग से लड़ने में लग रहा है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। एक फरलांग तो निकल गया। प्रयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरी फरलांग भी पूरी हो गया। देखना, प्रयाग 2 फरलांग की ओर कसा है। पाँव जरा भी सुस्त ना हो। ज्वाला लाठी की कुंदी पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम अनंत काल तक आहों की आग में चलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश। लाठी का कुंदा निकल गया। मड़ैया नीचे खिसक रही है। कोई आशा नहीं। प्रयाग पैर छोड़कर दौड़ रहा है। वही किनारे का खेत आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का और मामला है। विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक। मगर वह मड़ैया खिसकती हुई प्रयाग के सिर पर आ पहुंची। वह अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राणों का मोह नहीं। वह उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है। वहाँ उसके पांव लड़खड़ाए। अब यह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष से नीचे दौड़ती हुई प्रयाग के पास पहुंची। यह रुक्मणी थी। उसने तुरंत प्रयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मड़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम प्रयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मणी उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के डांडे पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर में ही उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुध भी न थी कि मड़ैया के बाहर निकल आए।
वह मड़ैया को लिए हुए गिर पड़े। इसके बाद कुछ देर तक मड़ैया हिलती रही। रुक्मणी हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मणी ने अपनी समाधि ले ली। कुछ देर के बाद प्रयाग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वेस्ट के नीचे पूछ की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया। नीचे रुक्मणी की अर्ध जली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग प्रयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो आग ने जलाया था, जो कुछ कसर रह गई थी वह सुख आग ने पूरी कर दी। शाबाश। प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।